नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे पीएफआई की नापाक हरकत। दरअसल पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन नाम में क्या रखा है? काम उसका देश के खिलाफ है, देशद्रोह की स्थिति में है और पूरे देश में एक तरह का देश विरोधी जाल बिछा रखा है। ये मामला एक दिन का नहीं है। लगभग 2010 के आसपास से इसकी गतिविधियां तेज हुई। सिमी से इसके संबंध हैं और बाद में कह सकते हैं कि सिमी भी पीएफआई में मर्ज हो गया। इसलिए हम इस पर बात करना चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। देश के लगभग 22 राज्यों में पीएफआई का जाल बिछा हुआ है और अगर दो छापों की बात करें अलग अलग किश्तों में, एनआईए, ईडी, रॉ, इन सब ने मिलकर, एटीएस, इन सब ने मिलकर जो छापे की कार्रवाई की उसमें देश भर में 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई है। मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिसंबर तक पूरे देश में उत्सवों का माहौल है और ऐसे में आतंकवादी गतिविधियां, टेरर फंडिंग और फॉरेन फंडिंग, ये बहुत सारे विषय हैं जो पूरे देश को चिंता में डालते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ रहेंगे टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी, डॉक्टर राहुल रंजन जी और स्टूडियो में रहेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संजय सोनी जी। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले हम सुन लेते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है और विशेषज्ञ क्या कहते हैं। चर्चा के पहले सुनते हैं नरोत्तम मिश्रा की बात। ये पुलिस की कार्रवाई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर, 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ का ये लिंक पदाधिकारियों और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा। तो इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ बैठे हमारे साथी पत्रकार संजय सोनी जी से। संजय जी, दरअसल पीएफआई का मामला इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान से इसके कनेक्शन है। खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच करें क्योंकि इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके पास पाकिस्तान के 50 टेलीफोन नंबर हैं और एक ने तो पाकिस्तान की 6 बार यात्रा भी की है और उसके बाद वो गायब है, यानी पुलिस पकड़ से बाहर है। इसके अतिरिक्त गल्फ यानी खाड़ी देशों से टेरर फंडिंग के लिए पैसा आता था, मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी है, हवाला की बात भी है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपराधों का जखीरा है इस पूरे समूह के पास। आपकी राय? एमपी में भी एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई, इंदौर, उज्जैन, हम ये भी कह सकते हैं कि महाकौशल। एक और चीज़ का मैं जिक्र करूंगा, कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र से भी कुछ लोग पकड़े गए थे जिनके कनेक्शन पाकिस्तान से निकले थे और संयोग से, दुर्भाग्य से, वो भाजपा से जुड़े लोग थे। उस पर भी कार्रवाई, मेरे ख्याल से इस पर जांच हो रही होगी। और चर्चा के अंतिम बिंदु पर मैं कहूंगा कि भोपाल से पिछले दिनों ऐशबाग स्टेडियम के पास, जो रेलवे स्टेशन के करीब भी है और थाने के पास भी है, वहां बांग्लादेश के जिहादियों का एक संगठन तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक यूनिट पकड़ी गई थी जो लंबे समय से ब्रेन वॉश कर लोगों को आतंकी बनाया जा रहा था उसमें, और वो जिहादी संगठन है। उस पर भी मुझे लगता है कि बड़ी कार्रवाई की जांच पड़ताल हुई होगी और उसी के चलते ये सब चीज़ें निकल कर आई है। बहुत सारे सूत्र हैं। मैं कह सकता हूं कि इस पूरे मामले में इतना उलझा मामला है कि इसका सिरा कहां से ढूंढे, बहुत मुश्किल जाएगी एजेंसियों को इस पर गहराई से पड़ताल करने पर। आपकी राय? देखिए, पीएफआई मुझे लगता है कि सिमी से भी कई गुना ज्यादा, और अभी तक दोषी सिमी को माना जाता रहा कि सिमी इन मामलों में, ऐसे आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, और ये बात सच भी थी, सामने आ भी चुकी। मगर पीएफआई का तो मामला मुझे लगता है कि अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गया, मतलब देश के बाहर तक। यानी अगर जो, और एक और बात है, बड़ी आश्चर्य का विषय है कि 13 अप्रैल 2010 में मतलब इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है। मतलब ये ताजुब का विषय है कि एक संस्था देश में आती है, पार्टी बनाती है। पीएफआई रजिस्टर्ड है? पीएफआई के साथ जो इस्लामिक डेमोक्रेटिक इस्लामिक एसडीपीआई का जो सोशल विंग है जो उसका, और पॉलिटिकल विंग है, वो भी रजिस्टर्ड है। और ये इस्लामिक एसोसिएशन है एक इनका, उससे भी रजिस्टर्ड है, और साथ में निर्वाचन आयोग से
2010 से रजिस्टर, 2009 में ये पार्टी बनी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मतलब आप सोचिए, दिल्ली के बड़ा संदिग्ध मामला होता है और ये आतंकवादी संगठन इंटीरियर में ढूंढते हैं, संगठन बनाते हैं, इंटीरियर में लोगों को छोड़ते हैं और खासतौर से मुस्लिम समुदाय के बीच में ये काम करते हैं जिसमें कि किसी को समझ में ना आए जी। तो ये इतना बड़ा संगठन काम कर रहा है, दिल्ली में सरकार है, केंद्र में और बाकी सारी चीजें हैं और 2010 से रजिस्टर्ड है। मतलब उसके बाद से वो पार्टी काम कर रही है तो कोई नहीं देख रहा, निर्वाचन आयोग भी नहीं देख रहा कि ये संगठन क्या काम कर रहा है। बाकी पार्टियों का तो खाका दिखता है। निर्वाचन आयोग का दिखना मुझे लगता है कि वो एक काम भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज रजिस्टर्ड होती तो उसका काम है उसका पंजीकृत करना, उसके बाद जो जांच एजेंसियां हैं सही है जी। लेकिन सबसे इसमें खास बात है जो मैं आपसे अगले दौर की बातचीत में पूछूंगा कि इसका जो कनेक्शन है सिमी इसमें मर्ज हुआ है और देश की 4 ऐसी संस्थाएं जो अलगाववाद पर देश में अपना जाल बिछा रही थी, उन सब का मिलाकर ये संगठन बना है पीएफआई। हालांकि इस पर शुरुआत में जब इस पर चर्चा आई थी तो लोगों ने इनकार किया था कि पीएफआई ऐसा नहीं हो सकती, लेकिन जो जांच निकल कर आई है, एएनआई की जांच हम बात करें, रॉ की बात करें, अगर ईडी के पास जो सबूत आए हैं वो ये सब बताते हैं, एटीएस के पास जो सबूत निकले हैं, जो छापेमारी के बाद चीज़ पकड़ में आई है, तो वो बहुत चौंकाने वाली है, दहलाने वाली है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में देश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर से जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है, जो हमारे मुस्लिम भाई है, वो इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि ये देश तो सबका है। अभी सब लोग बहुत शांति के साथ, खुशहाली के साथ रह रहे हैं। ये देश ना तो सीरिया है, ना कुवैत है, ना इराक है, ना मिस्र है, ना टर्की है, क्योंकि भारत में हर किस्म की आज़ादी है। अगर पीएफआई जैसे संगठन के बहकावे में आकर कोई गलत कदम उठाए तो मुझे लगता है कि सबका जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए इसमें मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उनको भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर से जो उनका ऐसा वर्ग जो संजीदा है, जो बुद्धिजीवी है और चीज़ों को समझता है, वो अपने लोगों को बहकाने से बचाए, क्योंकि पीएफआई का जाल देश के 20 से 22 राज्यों में है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के भी 26 जिलों में इसका जाल फैला हुआ है। मालवा, निमाड़, भोपाल, जबलपुर और महाकौशल के साथ साथ विंध्य में भी इसके सूचना मिली कि वहाँ शायद इनके लोग हैं। इस पर हम लौटेंगे आपके से दोबारा बातचीत के लिए। मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राहुल रंजन और इसके अलावा हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं दीपक जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी सर, जी सर। दरअसल दीपक, इस पूरे मामले में बहुत ही गोपनीयता बरती जा रही है। मुझे लगता है कि लोकल पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट कम है, लेकिन फिर भी जो आपके पास जानकारी हो भोपाल को लेकर, इंदौर को लेकर, जरूर बताएं कि अब ये पुलिस, जो लोकल पुलिस है, वो किस तरह का एहतियात बरत रही है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, नवरात्रि शुरू हो गई है, इसके बाद दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी, तो एक तरह से इसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भीड़ के इलाके बढ़ जाएंगे। गरबा स्थल जो होता है जहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, देवी जी की प्रतिमाएं लगी है बाजार में, वहाँ लोग दर्शन को जाते हैं, ऐसे में भीड़ भरे इलाकों में वारदात भी संभव है। आपकी जानकारी क्या है, आपकी रिपोर्टिंग क्या है, हमसे साझा करें। जी जी सर, मैं बता दूं कि जो 22 तारीख को कार्रवाई की थी, पहले जो एनआईए, एटीएस और ईडी की टीम ने टेररिस्ट फंडिंग को लेकर और जो विदेशी मुद्राओं की फंडिंग को लेकर ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये जो है पीएफआई के मेंबर थे, जिनमें है अब्दुल करीम बेकरीवाला जो पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष है, अब्दुल खालिक जो इंदौर के पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद जावेद जो है इंदौर का पीएफआई का प्रदेश कोषाध्यक्ष है। वहीं जमील शेख जो उज्जैन का रहने वाला था वो पीएफआई का प्रदेश सचिव था। इसके अलावा जब इनको 23 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया यूएपीए एक्ट के तहत और उनसे जब पूछताछ की गई तो तमाम खुलासे सामने आए। बीच में यह बातें भी सामने आई कि करीब 6000 लोग जो हैं इस तरह से सक्रिय हैं और अधिकतर जो आदिवासी अंचल हैं मध्य प्रदेश के, चाहे श्योपुर हो, अलीराजपुर हो, ब्यावरा हो या मालवा क्षेत्र हो, वहां पर इन्होंने अपना घर बनाया और वहां पर जो निचले स्तर पर जो है पूरी तरह से अपना जाल बिछाते रहे और लोगों का ब्रेन वॉश करते रहे। इसके अलावा इस पूरे मामले में जब आज की बात करें, आज सुबह जो कार्रवाई की गई मंगलवार को, तो इस पूरे मामले में जो है एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष को जो है गिरफ्तार किया। इसके अलावा नीमच, श्योपुर और गुना करीब 8 जिलों में, शाजापुर समेत राजगढ़ जो आसपास भोपाल के जिले हैं वहां पर कार्रवाई की है। हालांकि जो है यहाँ पर जो अब्दुल रऊफ बेलिम जो है उसे इंदौर में ही पकड़ना चाह रही थी एनआईए की टीम, एटीएस की टीम, परंतु उस दौरान वहां से फरार हो गया था। परंतु उस बीच भी एक खबर में सामने आया था कि वो भोपाल में आकर रह रहा है। भोपाल में कहाँ रह रहा था अभी उसकी सूचना नहीं मिल रही थी। जब यह सूचना मिली कि वो एसडीपीआई का जब प्रदेश अध्यक्ष है तो उसके बाद रेकी करने के बाद आज एटीएस ने भोपाल से उसे
जो है अपने कब्जे में लिया और फिर उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई की गई। तो करीब 21 लोगों को आज उठाया, करीब 25 लोगों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस बीच इनके पाकिस्तान का भी जो है कनेक्शन सामने आया है। वहीं जब हमने इस मामले को लेकर भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर से बातचीत की कि जब इस तरह से जब भीड़ भरे इलाके हैं, नवरात्र का पर्व है, इसके बावजूद जो है पुलिस का जो इंटेलिजेंस है, कमिश्नरी का इंटेलिजेंस है, वह क्या काम करेगा। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अन्य एजेंसी काम कर रही है, उनके साथ मिलकर जो है भोपाल पुलिस का इंटेलिजेंस भी लगातार इस पूरे मामले में काम कर रहा है। और ये जो है एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, यह एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर के सामने आने वाले थे। ये जो है यह सब पूरा इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इसके अलावा इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और भड़काऊ जो इनके साहित्य वो प्राप्त किए हैं। तो ये एक जो बड़ी कार्रवाई जो है एनआईए और एटीएस के साथ मिलकर एमपी पुलिस भी लेकिन एक बात है, लोकल इंटेलिजेंस इसमें कितनी कामयाब रही है, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस की तो कोई भूमिका इसमें दिखती नहीं है। अगर एनआईए एटीएस काम नहीं करता तो लोकल इंटेलिजेंस की तो स्थिति ये है कि ऐशबाग के पास थाने के पास में पिछले महीनों की बात करें तो बांग्लादेशी एक जिहादी संगठन जो था वो पकड़ा गया था, लेकिन भोपाल की पुलिस को खबर नहीं थी, उसकी नाक के नीचे कार्रवाई हो रही थी। आपको लगता है कि भोपाल की जो इंटेलिजेंस है पुलिस की वो बहुत कामयाब है या उसका पूरा ये फेलियर है? इंटेलिजेंस की बात करें तो किसी तरह से उनकी कामयाबी नहीं दिखती, क्योंकि यदि ऐशबाग की बात करें वहाँ पे जेएमबी के जो आतंकी पकड़ाए थे, उसके अलावा जो आज एसडीपीआई का जो ये अब्दुल रऊफ पकड़ाया है, वह भी सिर्फ थाने से, शाहजहानाबाद थाने से 80 मीटर की दूरी पर रह रहा था, सिर्फ थाने के नाक के नीचे रह रहा था। और थाने की पुलिस, भोपाल की पुलिस का जो इंटेलिजेंस विंग है, क्राइम ब्रांच है या पीएस2 की जो इंटेलिजेंस विंग है, वो तो इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि बुरी तरह सफल रही है। अगर एटीएस एएनआई ये काम नहीं करती तो हमें लगता है कि सारी चीजें बहुत ही बेखौफ और खुले मन से चल रही थी पूरे मध्य प्रदेश में। मैं लौटूंगा, एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास दीपक जी, कि खालिद नाम का एक जो आदमी है जो 6 बार पाकिस्तान जा चुका है, उसके बारे में क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को जानकारी है या आपके पास कोई जानकारी हो तो जरूर शेयर करें। राहुल जी, मामला बहुत संगीन है, खासतौर से तब जब मोहन भागवत चीफ ऑफ इमाम से दिल्ली में मुलाकात करते हैं और उसके 2-3 दिन बाद ही ये छापे की बड़ी कार्रवाई होती है। इसका मतलब कि देश में बड़े पैमाने पर जो गतिविधि हो रही थी वो हिंसा फैलाने की भी है, अलगाववाद की भी है और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के भाईचारे को खंडित करने की भी है। आपकी राय, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है, देश के 22 राज्य, मध्य प्रदेश आधा समझ लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के 26 जिलों में उनका नेटवर्क है और स्लीपिंग सेल भी होगी, तो इस पूरे मॉड्यूल को तोड़ना, ध्वस्त करना इंटेलिजेंस के लिए बड़ी चुनौती है। आप क्या सोचते हैं? नहीं राघवन जी, वो वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है और इतना आसान नहीं होता और ये 1-2 दिन में फैले भी नहीं होंगे। तो यहाँ यदि आप गौर करें तो इंटेलिजेंस फैल रहा है। ये है कि समय रहते हुए थोड़ा सा पकड़ में आ गया, लेकिन जब तक पकड़ में आया जब तक तो ये देश में फैल चुके थे। और आतंकवादी संगठनों के साथ में हमेशा से ये होता रहा है कि जब एक संगठन को प्रतिबंध लगा दो आप, तो दूसरा संगठन इनके पास में मर्ज होकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में नियम, प्रक्रिया और कानून व्यवस्था कुछ इस तरीके की है कि इनको भरपूर मात्रा में पनपने का मौका मिल जाता है। यदि ये लोग राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से यदि हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है, मतलब इनके पास में पूरा का पूरा पुख्ता है कि कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसमें स्पष्ट ये समझ में आता है कि इन संगठनों को जो लोग चला रहे हैं वो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास में अकल है, तब तो जाकर के वो दूसरे लोगों को जाकर के कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमारे संगठन में आ जाइए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लोग बुद्धिजीवी, इस वर्ग का जो बुद्धिजीवी है, उसको सचेत रहने की आवश्यकता है कि बाकी वर्ग के बाकी लोगों को ये कन्विंस। डॉक्टर राहुल, दरअसल भारत में कुछ भी है, अमन और अमान है, शांति है, लोग एक दूसरे साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम कह सकते हैं कि झगड़े और विवाद तो सगे भाइयों में भी होता है, लेकिन हिंदू मुसलमान वर्षों से आपस में थोड़े से मनमुटाव, लड़ झगड़ के साथ रहते साथ में ही है और साथ में रहते रहते इनकी आदत पड़ गई है। लेकिन उस भाईचारे को तोड़ने के लिए पीएफआई जैसे संगठन जिनकी कलई खुल रही है वो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़े घातक है। एक तो जो चीज निकल के आ रही है वो ये कि 2047 तक भारत में शरिया कानून, तो मुझे लगता है कि इस देश में ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक है, सर्वधर्म संभाव का देश है। यहाँ इस तरह की कल्पनाएं करना, लोग कल्पना जरूर करेंगे लेकिन वो मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि देश का मिजाज वैसा नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास,
ये इसलिए चिंता की बात है कि इस पूरे मसले में हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता जुड़ गए भारत पाटिल। भारत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। भारत जी, मालवा निमाड़ पहले से ही सिमी का गढ़ रहा है और अब तो ये सिमी जैसे वायरस ने रूप बदल लिया है, अब ये PFI के नाम से आ गया है। ये क्या लगता है आपको कि कितना खतरनाक ढंग से इंदौर में फैला हुआ है और इससे लोकल पुलिस कुछ सहयोग करती है, इसको कंडेम करती है, इनको रोकती है, या इस पूरे मामले में लोकल पुलिस चादर तान के सो रही है? अगर ANI ATS काम नहीं करती तो शायद इसका पूरा मामला दबाई रहता और ये अंदर ही अंदर घुन की तरह, कैंसर की तरह बढ़ता रहता। आपकी राय? देखिए, मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो पिछले दिनों हुए खरगोन में हिंसक घटना सामने आई थी और उसमें खुलकर नाम सामने आया था PFI का इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन हालांकि लंबे देर के बाद ही सही, लेकिन ANI की बड़ी रेड के बाद ATS ने भी अपना जो है भूमिका दिखाई और आज ये दूसरा पार्ट में जिस तरह से PFI के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, लगभग 30 लोगों को मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले से पकड़ा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो यही है कि जिस तरह से संगठन बनते हैं वैसे ही PFI ने भी अपने कई अलग अलग संगठन बना रखे हैं, चाहे वो सोशल डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से हो या कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से हो या राष्ट्रीय महिला मोर्चा के नाम से हो या अखिल भारतीय इमाम परिषद और अखिल भारतीय कानून परिषद, ऐसे कई अलग अलग संगठनों को अपना अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो एक बड़ा तिनके के रूप में ढूंढना, सुई विभाग के रूप में ढूंढने के बराबर स्थिति हो गई थी। लेकिन फिर भी एक अच्छी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली और जिस तरह के इनपुट मिले थे, जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले थे और खासतौर पर क्योंकि हमने इंदौर पुलिस कमिश्नर से भी बात की थी जब इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो उनकी भी एक अहम भूमिका रही थी। हरिनारायण चारी मिश्र भी इस पूरी मामले को लीड कर रहे थे। ATS टीम जो है 2 दिन पूर्व में ही इंदौर में दाखिल हो चुकी थी और तमाम ऐसे PFI से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। इंदौर से सबसे महत्वपूर्ण जो ANI ने गिरफ्तारी करी। मेरा एक सवाल है भरत जी, इस पर हम फोकस करना चाहते हैं, चाहे भोपाल हो चाहे इंदौर हो। पुलिस कमिश्नर प्रणाली, हम ये नहीं कहते कि पुलिस काम नहीं कर रही है, क्योंकि खुफिया एजेंसी का काम करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस खुफिया जो उनका विभाग है, इंटेलिजेंस सिस्टम, इस पूरे मामले में कई बार फेल हुआ है। क्या आपको लगता है कि अगर ANI ATS ये सब काम नहीं करते तो क्या मध्य प्रदेश में इस नेटवर्क को पकड़ पाना लोकल पुलिस के बस का काम था? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर किसी मोहल्ले में कोई गतिविधि चल रही है तो वो लोकल पुलिस की नज़र से बच जाए। आपको क्या लगता है कि पुलिस की लापरवाही है या इंटेलिजेंस सिस्टम ही हमारा बहुत कमजोर है? देखिए, हम अगर बात करें तो खासतौर पर लोकल नेटवर्क की बात करें तो एक CI सेल का जवान जो है हर थाने पर 2 लोगों की टीम बनाए रखी है। उसके बाद अलग अलग और भी एजेंसियां हैं जो अलग अलग गतिविधियों पर नजर रखती है और खासकर पुलिस कमिश्नर सिस्टम में इंटेलिजेंस विभाग बनाया गया है। लेकिन इंटेलिजेंस विभाग को इस पूरे घटनाक्रम की 6 महीने का कार्यकाल बीतने के बाद भी किसी भी तरह की भनक नहीं लगी। ये साफ कहा जा सकता है कि अगर ANI की बड़ी कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम जो है अंजाम दिया जा सकता था। और जिस तरह की आपसे समझना चाहते हैं कि अगर ANI इसमें नहीं आता तो मध्य प्रदेश का जो खुफिया तंत्र है वो जैसे कई बार असफल हुआ है, इस बार भी वो हाथ धरे बैठा था। काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पुलिस की इसमें उपलब्धि नजर नहीं आ रही। मैं लौटूंगा आपके पास। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पेगवार फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। दरअसल ये मामला बहुत पेचीदा है, समय कम है इस चर्चा के लिए। इसके संबंध खाड़ी देशों से हैं, पाकिस्तान से हैं और देश भर में PFI ने रूप बदला है। पहले सिमी था ये, फिर 4 संगठनों को मिलाकर PFI बनाए। इसका संगठन देश के 20 से 22 राज्यों में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 26 जिलों में इसका नेटवर्क है। ये जो मॉड्यूल है ये खतरनाक है क्योंकि इसके पास सारी विंग है। पॉलिटिकल विंग भी है इसके पास, SDPI, इसके अलावा इनका एक तरह से कानूनी विंग भी है, फिर फाइनेंस का विंग भी है और जिहादियों के लिए प्रशिक्षण का विंग भी है। और मध्य प्रदेश को उन्होंने प्रशिक्षण के रूप में चुना, यानी बहुत ही इंटेलेक्चुअल उनके जो लोग हैं वो MP में काम कर रहे हैं और इस पूरे संगठन को देश भर में इसका जाल बिछा रहे हैं। आपकी राय कितना खतरनाक है और मध्य प्रदेश की पुलिस कितनी सजग है इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश पुलिस की बात कर लेते हैं जी। मध्य प्रदेश के 26 जिलों की जैसी आपने बात कही, आज 21 लोग पकड़े गए हैं जी, या 18 जिलों में पकड़े गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी कोई भनक नहीं थी। एक सप्ताह पहले NIA एक्टिव होती है जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है।
एनआईए छापेमारी करती है, एनआईए कार्रवाई करती है, एनआईए इनपुट देती है। उसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस, इंटेलिजेंस सिस्टम, एसटीएफ, तो फिर जैसा कि हमारे एक साथी अभी भरत जी बोल रहे थे कि कमिश्नर सिस्टम के बाद कुछ ऐसा आमूल चूल परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंदौर का एक जिला बाजार अब्दुल रऊफ जो कि पीएफआई का मध्य प्रदेश का मुखिया है, जिसके बाद हैदराबाद से रोकूंगा धर्मेंद्र जी, मैं बीच में एनआईए को एएनआई बोल गया था। एएनआई तो एक न्यूज एजेंसी है, एनआईए जो खुफिया तंत्र है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी, बात पूरी करिए। इंदौर का एक जिला बाजार, आप ये देखिए, इंदौर में कमिश्नर सिस्टम है, भोपाल में कमिश्नर सिस्टम है। आपने भी राघवेंद्र जी क्राइम रिपोर्टिंग की है, कोई बड़े अपराधी जब जिला बाजार होते हैं तो आसपास के जिलों को, कम से कम बड़े शहरों की पुलिस को इसकी जानकारी रहती है। जी, इंदौर का एक जिला बाजार अब्दुल रऊफ जो कि पीएफआई का मध्य प्रदेश का मुखिया है, जी, जिसके अकाउंट में हैदराबाद से, केरल से और दिल्ली से पैसा आ रहा है, वो भोपाल में बड़े आराम से रह रहा है, भोपाल पुलिस को पता ही नहीं है। और भोपाल में भी कमिश्नर सिस्टम है, इंदौर में भी कमिश्नर सिस्टम है। उसे एनआईए के इनपुट पर दिल्ली में या एनआईए के लोग जहां बैठे हैं वो हमें सूचना दे रहे हैं, और फिर मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम उसको पकड़कर पुलिस मुख्यालय से प्रेस नोट जारी होकर पीठ थपथपाई जा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, क्योंकि हमने चर्चा में जिक्र किया कि भोपाल में बिहार के भी एक अलगाववादी आतंकी संगठन के भी कुछ लोग पकड़े गए थे, तब भी भोपाल की पुलिस को कुछ पता नहीं था। थाने के करीब का मामला था और उसमें भी जो है केंद्रीय जो जांच एजेंसी उन्होंने कार्रवाई की थी। ये अब्दुल रऊफ फैजानाबाद थाने से 50 मीटर दूर रह रहा था। जी, तो अगर एनआईए एटीएस ना हो तो लोकल पुलिस का तो मामला बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बहुत ही शर्मसार करने वाला है। हालांकि पुलिस के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, वीआईपी जिम्मेदारियां हैं, दूसरी जिम्मेदारियां हैं, हेलमेट की चेकिंग की जिम्मेदारियां हैं, वसूली की जिम्मेदारियां हैं। इस सब के चलते वो कैसे काम कर पाएगी, लेकिन इसके लिए भी तो जिम्मेदारी तय हुई है। हमारे भरत बता रहे थे इंदौर से कि कमिश्नर सिस्टम आने के बाद से बाकायदा थानों में एक इंटेलिजेंस की विंग बनाई है, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वो करते क्या है, अगर ये आतंकवाद का मामला इतना आगे बढ़ रहा है तो उनकी भी खैर खबर लेने की जरूरत है, उनकी भी खिंचाई करने की जरूरत है, चाहे डीजीपी खिंचाई करें, गृह मंत्री करें, क्योंकि मामला संगीन है। एक नहीं, दो नहीं, 3 घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में अगर धर्मेंद्र जी, सीधी सी बात है कि हर बार आपका साथ एनआईए नहीं देगा, क्योंकि उसके पास देश भर की जिम्मेदारी है। लोकल पुलिस का इनपुट नहीं मिलेगा। लोकल के जो लोग हैं, आपके हमारी तरह जो लोग आम आदमी हैं, अगर वो इनपुट नहीं देंगे तो फिर पुलिस कैसे काम कर पाएगी, इंटेलिजेंस कैसे काम कर पाएगा। ये त्योहार का मौसम है, आपकी राय बहुत संक्षेप में। लोकल इंटेलिजेंस काम करता है और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर कई बार सेंट्रल एजेंसियां कोई बड़ा इनपुट देती हैं, उसके बड़ी कार्रवाइयां होती हैं। आप ये देखिए कि अभी पीएफआई के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। ये मध्य प्रदेश पुलिस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। दूसरी बात, अभी पीएफआई बना, उससे पहले इंडियन मुजाहिदीन था, उसके पहले सिमी था। आप ये देखिए पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। जब सिमी खत्म हुआ तब इंडियन मुजाहिदीन को उसका पूरा नेटवर्क डाइवर्ट किया गया। और इंडियन मुजाहिदीन का जो नेटवर्क था, आप देखिए कि नीमच, रतलाम, इंदौर, खंडवा क्यों आ रहा है जी, क्यों नहीं भोपाल क्यों आ रहा है? ये पूरा वही जिले हैं जहाँ कभी सिमी थी, जहाँ कभी इंडियन मुजाहिदीन था। मैं धर्मेंद्र जी एक बात और आखिरी सवाल करूंगा आपसे। कुछ साल पहले बीजेपी के युवा मोर्चे के लोग पकड़े गए थे जिनका संबंध विंध्य से था और उनके कनेक्शन पाकिस्तान से निकले थे। ये भी चूंकि सत्ताधारी दल में भी इस तरह के अलगाववादी संगठनों ने घुसपैठ बना ली है, ये भी चिंता का विषय। उसके बाद जांच में क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पाया। अगर आपके पास कोई जानकारी तो जरूर साझा करें। उसमें युवा मोर्चे का जिला आईटी विंग का लड़का ध्रुव सक्सेना आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार हुआ था जी। लेकिन चूंकि अब आप प्रश्न मुझसे पूछा है तो ध्रुव सक्सेना भाजपा में डायरेक्ट एंट्री थी। भाजपा में कई स्तर पर ऐसा कहा जाता है कि हम चौकसी बरतते हैं और वॉच डॉग और ये और वो। किसी व्यक्ति ने उस ध्रुव सक्सेना को डायरेक्ट पद देने वाले किसी व्यक्ति को उल्टा लटकाया? नहीं लटकाया। तो ऐसे लोग आते रहेंगे और ऐसी भाजपा सीधी सी बात है कि उनका निशाना सत्ताधारी दल भी है, वहां घुसपैठ कर रहे हैं वो। उन्होंने अपने लोग प्लांट कर दिए हैं और वो लोग जो हैं वो इन संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत चिंता की बात है। समय की कमी है, कुछ और महत्वपूर्ण बातों तो जरूर शेयर करें। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय बचा है। धर्मेंद्र जी, देखिए, मैं बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश
इस्लामिक आतंकवाद से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक पनाहगाह है। आप ही देखिए, एक गुजरात में कोई घटना होती है, उसके साथ मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं और मध्य प्रदेश से AK-47 95 में एक कुएं से बरामद होती है उज्जैन के पास से। इंडियन मुजाहिदीन कोई वारदात करती है, सूरत में बम ब्लास्ट करने वाला, अहमदाबाद में बम ब्लास्ट करने वाला तैयमुद्दीन कापड़िया मध्य प्रदेश से पकड़ा जाता है। हमारा मालवा अंचल और हमारा निवाड़, ये PFI, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, इन सबके लॉन्चिंग पेड़ है। और इसलिए हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस को, खासतौर पर इन जिलों की पुलिस को इस मामले में खास सावधानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल। अब तो लेकिन धर्मेंद्र जी मामला आगे बढ़ गया, ग्वालियर तक पहुंच गया। श्योपुर की हम बात करें, वहां एयरफोर्स का एयरबेस है, जौलपुर तक पहुंच गया। महाकौशल में वहां एक तरह से हथियारों की फैक्ट्री है फौज की, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं बताती कि चिंता की जरूरत है। समय की कमी है, मैं आपसे फिर कभी इस मुद्दे पर और विस्तार से बात करूंगा। अंतिम टिप्पणी के लिए संजय जी, आपका इसमें क्या कहना है, क्योंकि मामला गंभीर है। ये संगठन PFI वैसा नहीं है जैसे संगठन हुआ करते थे, ये कई फ्रंट पर काम कर रहा है। आपकी राय बहुत संक्षेप में 20 देखिए, बिल्कुल सही है कि एक्चुअल इसके लक्ष्य देखिए, मतलब आप इनके लक्ष्य पढ़ेंगे तो लक्ष्य में आएगा कि भूखमरी और निम्न वर्ग के लोगों के लिए सहायता और बहुत सारे विषय हैं। अब उस पर लगता तो है कि बहुत बड़ा अच्छा संगठन है जो सारी पार्टियां करती हैं, मगर उसका आंतरिक लक्ष्य क्या है वो अब सबके सामने आ गया है। तो मुझे लगता है ऐसी पार्टियों पर बड़ा गंभीरता से सरकारों को, प्रशासन को, तंत्र को जरा अलर्ट रह के काम करना चाहिए। उनके समर्थक कई पार्षद भी बन गए हैं, जो उनकी पॉलिटिकल विंग है उसके नाम पर SDPI के नाम पर इलेक्शन भी लड़ा, जीत गए। तो मामला पॉलिटिकल भी हो रहा है, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन राजनीति में भी जा रहे हैं, समाज सेवा के नाम पर चेहरे बदल कर जा रहे हैं। देश को, पुलिस को, समाज को और आम आदमी के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्ग को इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। मामला सिर्फ पुलिस का और खुफिया तंत्र का नहीं है, सबको जिम्मेदार बनना चाहिए। चर्चा में हमारे साथियों ने भाग लिया, मैं उनको धन्यवाद करूंगा। राहुल जी, आपको वक्त कम मिला, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। भरत का इंदौर से, दीपक का भोपाल से, धर्मेंद्र पगवार जी का टेलीफोन लाइन पर, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर नाम PFI है, लेकिन हरकतें नापाक है, कनेक्शन पाकिस्तान से भी है। पुलिस के साथ साथ आम आदमी को भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि सब काम पुलिस नहीं कर पाएगी जब तक कि पब्लिक के इनपुट उसको ना मिले। बखबर में सिर्फ इतना ही, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे आपसे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।